हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। राज बायोस्कोप की ओर से मैं आप सबको स्वागत करता हूं। अभी क्लास 10 के SA 1 और फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन चल ही रहा है और तुम लोग सब एग्ज़ाम दे रहे हो और एज ए टीचर मैं भी उसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा हूं और उसमें जो नतीजा है और उसमें जो परफॉर्मेंस है स्टूडेंट का वो मिक्स है, उतना तो अच्छा नहीं है। कुछ क्वेश्चन जो है वो भी बहुत टफ है, बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो CBSE ये नया पैटर्न का जो है एग्ज़ाम शुरू किए हैं और इसमें मल्टीपल चॉइस में तुमको आंसर देना है। तो मेरे ख्याल से CBSE तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उसमें लोगों का जो नॉलेज है वो सिर्फ एक ही पॉइंट में फोकस किया जाता है। उनका जो ओवरऑल नॉलेज है उसको कंसिडर नहीं किया जाता है। तो ये तो मेरे हिसाब से बहुत ही गलत है, लेकिन CBSE ये सिलसिला शुरू कर चुका है तो ये आगे भी चलता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको बहुत ही केयरफुल होके पढ़ना चाहिए और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो मतलब फुल होना चाहिए, क्योंकि तुमको पता नहीं चलेगा कि क्या एग्ज़ाम में गिरने वाला है। अंडर द सन एवरीथिंग कैन कम इनटू योर एग्जामिनेशन, सो बी केयरफुल। और आपको ये लगता है कि CBSE ऐसा एक गलत कदम उठाया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। ऐसे तो स्टूडेंट मैं साइंस का टीचर नहीं हूँ, ये जो आंसर है, जो क्वेश्चन है, ये मुझे नेट से मिला है तो मैं इसको आपको शेयर करने के लिए समझा हूँ और मैं उसको क्वेश्चन आपको सारा मैं पढ़ के सुनाऊंगा और उनका आंसर भी दूंगा। तो स्टूडेंट, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, ताकि बाकी बच्चों को भी मदद मिले। तो स्टूडेंट, चलिए हम डिस्कस करते हैं ये साइंस का क्वेश्चन। और एक बात स्टूडेंट, जो स्टूडेंट 9th क्लास में है, ये जो क्वेश्चन सारा उसको ठीक से मतलब समझा करके उनका भी आंसर वो लोग ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के उनको क्लास 10 का एग्जामिनेशन देना है। तो स्टूडेंट, चलिए चलते हैं। हम जो साइंस का एग्जामिनेशन हो चुका है शायद दिसंबर 2 में, तो उसका हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आप भी इसको थोड़ा सा क्लोजली देखिए और इसमें से आप कितना सक्सेसफुल आंसर कर चुके हैं इसको भी आप देखिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपका कितना आंसर जो है वो राइट हुआ है। अंडरस्टैंड। तो पहले हम देखते हैं इंस्ट्रक्शंस। इसमें स्टूडेंट क्या है कि 60 क्वेश्चंस है, जिनमें से आपको 50 क्वेश्चन का आंसर आपको अटेम्प्ट करना है। ऑल क्वेश्चन कैरीज इक्वल मार्क्स, मतलब 50 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में आपको 0.8 मार्क आएगा और ऐसे देखा जाए तो टोटल 40 मार्क्स होता है। अंडरस्टैंड। और उसमें 3 तो सेक्शन है, सेक्शन A, B और C। तो सेक्शन A कंसिस्ट ऑफ 24 क्वेश्चंस। अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 24। तो सेक्शन A में 24 क्वेश्चन है और इसमें से आपको 20 क्वेश्चन का आंसर करना है और बाकी मतलब 4 क्वेश्चन छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आप सारा के सारा क्वेश्चन कर दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, जो लास्ट का जो 4 क्वेश्चन है वो कंसिडर किया नहीं जाएगा। तो आपको वेरी केयरफुल होके 20 क्वेश्चन का आंसर करना है। समझ गए। और सेक्शन B जो है उसमें भी 24 क्वेश्चन है, उसमें भी ऐसे आपको 20 क्वेश्चन का आंसर करना है।
और सी और सेक्शन सी जो है ये केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें 12 क्वेश्चन है और इसमें से आपको 10 क्वेश्चन करना है। अंडरस्टैंड। फिर एमसीक्यू क्वेश्चन है। अंडरस्टैंड। तो हम चलते हैं, देखते हैं सेक्शन ए में क्या क्वेश्चन है और उनका क्या आंसर होना चाहिए। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 1, ए स्टूडेंट टुक sodium sulfate solution in a test tube and added barium chloride solution to it. He observed that an insoluble substance has formed. The color and molecular formulas of the insoluble substance is क्या होगा? इसमें होगा आपका आंसर सी, वाइट BaSO4। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। Which of the following oxides are soluble in water to form alkalis? Na2O, SO2O, K2O, NO2। तो उसमें आंसर होगा ए, मतलब आई मतलब फर्स्ट एंड थर्ड, ये दोनों है आंसर है। अंडरस्टैंड। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। ये जो डायग्राम है इसको ठीक से स्टडी करना है और उसमें क्या जो गैस है, गैस का जो बबल है वो निकलता है। अंडरस्टैंड। उसमें तुमको दिखाया गया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेनुलेस। तो ये दोनों मिलने से क्या तुमको गैस फॉर्मेशन होता है, ये तुमको जानना है। अंडरस्टैंड। तो इसमें सारा आंसर है, तो आंसर होगा डी, हाइड्रोजन, व्हिच व्हाइल बर्निंग प्रोड्यूसेस ए पॉपिंग साउंड। जो स्टूडेंट हाइड्रोजन गैस जो होता है वो उसको जब जलाया जाता है तो उसमें एक साउंड निकलता है, तो वही साउंड है हाइड्रोजन वाइल बर्निंग प्रोड्यूसेस ए पॉपिंग साउंड। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। The balanced equation which represents the above reaction is। तो जो इक्वेशन है ये कौन सा इक्वेशन होगा, इसको बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। तो ये आंसर होगा डी। अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन नंबर 5, which of the options in the given table are correct? इसमें आंसर होगा ए, फर्स्ट एंड सेकंड, ऑरेंज ऑक्जेलिक एसिड और सेकंड सोर मिल्क लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एक इक्वेशन है और ये रिएक्शन इक्वेशन है। जो केमिकल रिएक्शन होता है वो एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये कौन सा मतलब रिएक्शन है, एंड्रोथर्मिक रिएक्शन। तो आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट। तो मतलब वो जो रिएक्शन है उसमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो करेक्ट है। अंडरस्टैंड। ये बी है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड।
ये मतलब ये सही है। हाइड्रोजन क्लोराइड इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन, अंडरस्टैंड। तो ऐसे है, इसको थोड़ा सा देख लेना चाहिए क्योंकि वो रिएक्शन में क्या निकलता है, ये दोनों केमिकल मिलने से फिर क्या उसमें प्रोड्यूस होता है, तो उसको थोड़ा सा आपको देखना है। क्योंकि अभी जो स्टडी है मतलब आपको पूरा थोरोली पढ़ना है, अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं है कि आप किसी को किसी चैप्टर को स्किप कर देंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको पूरा मतलब थोरो होकर पढ़ना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू फॉर बेस। जो बेस है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। जैसे कि आप लोग जानते हो केमिस्ट्री में एक एसिड होता है और एक बेस होता है। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है और फिर कई सारे केमिकल्स बनते हैं, अंडरस्टैंड। तो इसमें जो है कौन सा सही है। बेसेस आर बीटर एंड टॉन ब्लू लिटमस रेड। जो बेसिस होता है वो बीटर होता है, बीटर मतलब कड़वी होता है, और जो लिटमस पेपर को जो है वो मतलब रेड कर देता है, अंडरस्टैंड, लाल कर देता है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेस है। इसको हमेशा याद रखिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा और फिर ठीक से करिएगा, अंडरस्टैंड। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के और। स्टडी द फॉलोइंग टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये जो टेबल है उसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इसको आपको चुनना है। देखो सारे मतलब जो है ये केमिकल रिएक्शन के ऊपर है, तो उसमें आपका पूरा मतलब डेप्थ नॉलेज होना चाहिए और उसको ठीक से आप पढ़ना चाहिए हर एक चैप्टर को। और जो एसिड है, जो बेस है, इसको आप ठीक से पढ़ना चाहिए। और जो बैलेंसी है, तो इसको आप ठीक से पढ़ना चाहिए, अंडरस्टैंड। तो इसमें आपका जो कॉन्सेप्ट जो है वो मतलब पूरा क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आप ये मतलब बिल्कुल भी अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे और बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो कुछ भी आपको गिरेगा एग्जाम में तो आप दे सकेंगे, अंडरस्टैंड। तो 9 क्वेश्चन नंबर 9 में ये आंसर डी है, सोडियम एसीटेट, अंडरस्टैंड। ये एक बेसिक है, जो सॉल्ट है वो बेसिक सॉल्ट है, अंडरस्टैंड। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट। मतलब ये जो कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसका जो लॉ है ये बाकी सारी ठीक है एक्सेप्ट सीक सीक। तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ क्या है ये थोड़ा सा आप जान लीजिए। तो सी क्या है, द केमिकल कंपोजिशन of the reactants is the same before and after the reactions, understand। conservation of ये ये मतलब ये सही नहीं है, तो इसको आंसर होगा सी आपका है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये तो आपका मतलब बायोलॉजी की ओर हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कनेक्शन विद द फंक्शंस ऑफ द blood vessels marked A and B in the diagram of a human heart as shown। मतलब हमारा जो हार्ट में जो ब्लड वेसल है,
उसके बारे में है, ए और बी के बारे में। हाँ, वो स्टेटमेंट जो है वो क्या बोलते हैं देखो, अंडरस्टैंड। तो द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर बी, सेकेंड एंड थर्ड, अंडरस्टैंड। मतलब कौन सा आर्टरी में हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जाता है टू द लंग्स है। तो ये थोड़ा आप थोड़ा देख लीजिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग respiration, which of the following products are not formed if oxygen is not available? मतलब वो कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता है अगर ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होता है। तो ये है, आंसर है ए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, अंडरस्टैंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। द करेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर, ये मतलब दिया है, उसको थोड़ा देख लो। ये आंसर होगा ए। कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट्स है, ये फर्स्ट एंड थर्ड होगा क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव्ड एज ए वाटर प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ ए प्लांट? रेजिन्स एंड गॉम्स, ये आंसर होगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग statements are correct in reference to the role of A during a breathing cycle in human being? इसमें भी ट्रू फॉल्स है। ये आंसर होगा सी, फर्स्ट एंड सेकंड। इट हेल्प्स टू डिक्रीज द residual volume of air in lungs, and second it flatten as we inhale, understand। तो अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। Which one of the following conditions is true for the state of stomata of a green leaf shown in the given diagram? अभी हम बॉटनी पार्ट में चले आए, तो इसका आंसर होगा large amount of sugar collects in the guard cells. Now question number 17. In which of the following is a concave mirror used? ये फिर आपका फिजिक्स चला आया क्वेश्चन। ये कहाँ मतलब एक कॉन्केव मिरर यूज होता है, ये थोड़ा सा मतलब जीके भी है। कॉन्केव मतलब क्या है, मतलब चारों तरफ जो एनर्जी है वो बीच में फोकस कर देता है, और ये सोलर कूलर में ही पॉसिबल है। Now question number 18. A student wants to obtain magnified image of an object AB as on a screen. Which one of the following arrangements shows the correct position of AB for him or her to be successful? मतलब ये कोई स्टूडेंट जो है क्या कर रहे हैं कि एक इमेज का मैग्निफिकेशन कर रहा है एक स्क्रीन में, तो उसमें
ये कौन सा अरेंजमेंट सही है, मतलब वो लेंस को कहाँ पर रखने से जो इमेज है वो मतलब पूरा क्लियर होगा। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। वो जो लेंस है, लाइट का जो प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए। तो ये है आपका आंसर है बी। ना सर। The following diagram shows the use of an optical device to perform an experiment of light. As per the arrangement shown, the optical device is likely to be a, तो इसका आंसर होगा सी, कॉन्वेक्स मिरर। अंडरस्टैंड? कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ये थोड़ा जान लो। क्वेश्चन नंबर 20। A ray of light starting from air passes through medium A of refractive index 1.50, enters medium B of refractive index 1.33, and finally enters medium C of refractive index 2.42. If this ray emerges out in air from C, then for which of the following pairs of media the bending of light is least? अंडरस्टैंड? तुमको जानते हो कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम को जाता है तो वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है, अपना जो परपेंडिकुलर से थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो इसमें कौन सा है वो थोड़ा देख लो। डेंसर मीडियम से अगर लाइट एक लाइटर मीडियम को जाता है तो कैसे बेंड होता है, तो इसका आंसर है डी, सी, एयर। एयर में ऐसा होता है। अंडरस्टैंड? तो इसको देख लो थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 21। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट? लाइट का जो स्कैटरिंग होता है, तुम तो जानते हो कि लाइट जो है वो इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, और एक मीडियम से दूसरा मीडियम को जब लाइट जाता है तो ये स्कैटर हो जाता है और एक स्पेक्ट्रम ऑफ कलर निकलता है। तो ये क्या होगा? ये होगा आंसर सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एज वेरियस कलर्स ऑफ वाइट लाइट ट्रैवल विथ डिफरेंट स्पीड इन एयर। अंडरस्टैंड? जो तुम लोग का इंद्रधनुष है, ये एक एग्जाम्पल है। जो डेजर्ट में जो जो मिरेज होता है, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 22। For the diagram shown, according to the new Cartesian sign conversion, the magnification of the image formed will have the following specification. तो इसका आंसर होगा सी, साइन नेगेटिव वैल्यू लेस देन 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। ये फिगर को थोड़ा ठीक से देख लो। A ray of light is incident as shown if A, B and C are 3 different transparent media, then which among the following options is true for the given diagram? मतलब ये जो लाइट का एक मीडियम से दूसरा मीडियम जब जाता है तो ये बेंड हो जाता है थोड़ा सा। तो ये मतलब कौन सा जो स्टेटमेंट है ये सही है? लाइट का ये एक तो बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, जो तुम लोग का जो डायमंड है जो चमकीला होता है, ऐसे इस प्रॉपर्टी से वो डायमंड जो है वो
चमकते रहता है, उसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो ये सारा बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि सारा का जो है जो कॉम्बिनेशन है यही साइंस है, और कुछ भी तुम लोगों का एग्जाम में आ सकता है। तो ये सब चीज़ थोड़ा माइंड में रखना, थोड़ा ध्यान में रखना। तो इसका आंसर है बी। अंडरस्टैंड। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के और इन द डायग्राम गिवन बिलो एक्स एंड वाई आर द एंड कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। द कलर ऑफ वाई रिप्रेजेंट्स द, देखो इसका आंसर है कलर ऑफ द स्काई एज सीन फ्रॉम द मून। अंडरस्टैंड। कलर ऑफ द स्काई कैसा होता है, ब्लू होता है। तो ये मतलब ये सही है। कलर ऑफ द स्काई एज सीन फ्रॉम मून। अंडरस्टैंड। ये थोड़ा बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, और इसको थोड़ा तुम लोगों का जो हॉरिजन ऑफ इमेजिनेशन है उसको थोड़ा बहुत ही एक्सपांड करना है। तुम लोगों का थिंकिंग कैपेसिटी है उसको मतलब चांद तारे तक भी तुमको ले जाना पड़ेगा, तब जाके इसका सही आंसर तुम लोग जान पाओगे। तो थोड़ा सा ध्यान दो स्टूडेंट। अंडरस्टैंड, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आगे भी आने वाला है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, और यही मत समझो कि ओमिक्रॉन आएगा जो तुम लोगों का मतलब जो जो एनुअल एग्जामिनेशन है वो टल सकेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि सीबीएसई ये एक जो एग्ज़ाम है ये एक तो टेस्ट बेस एग्ज़ाम है कि कोरोना में एग्ज़ाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, और सीबीएसई ने सक्सेसफुल हुआ। और कुछ स्टूडेंट ने इसको लेके सुप्रीम कोर्ट तक भी गए गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीबीएसई के फेवर में ही जजमेंट दिया। तो ये मत समझना कि कोई ओमिक्रॉन की वजह से एग्ज़ाम टल सकता है। हाँ, अगर टल सकता है तो टल सकता है, लेकिन तुम लोगों का पूरा फुल प्रिपरेशन में रहो और बिल्कुल भी चांस नहीं लो। और आपको जितना भी समय अभी मिलता है तो ये सारा क्वेश्चन जो है वो दोबारा दोबारा देखो, क्योंकि ये बार बार देखने से क्या होगा, तुम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, और तुमको मतलब पता चल जाए कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आने वाला है। क्योंकि एनुअल एग्ज़ाम में मुझे लगता है कि इसमें से तुम लोगों का मतलब 50% क्वेश्चन इसी में से तुम लोगों का इसी कॉन्सेप्ट में से तुम लोगों का आएगा। तो स्टूडेंट बिल्कुल भी चांस मत लो। और ये तो है एक बात, और एक बात ये है कि ये जो एग्ज़ाम तो अभी तो दे रहे हो इसको मतलब केयरफ्री होके दो, क्योंकि सीबीएसई ने ऐसे बोले हैं कि अभी तुमको मतलब ये एग्ज़ाम में कोई भी फेल नहीं होगा, और इसमें कोई भी रैंक नहीं होगा, सिर्फ आपको मार्क बताया जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद में रखना कि इस मार्क का जो वेटेज है वो तुमको मतलब एनुअल एग्ज़ाम में लिया जाएगा। तो ये एग्ज़ाम ही बहुत ही अहम एग्ज़ाम है। तो बिल्कुल भी चांस मत लो, और जितना हो सके मतलब 24 आवर में से कम से कम 18 आवर का पढ़ाई करो, तब जाके तुम आगे चल के ठीक कर पाओगे। क्योंकि मैं देखा हूँ कि जो प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी मतलब इसमें 100% रिजल्ट नहीं कर पाए हैं। ओनली 1 और 2% स्टूडेंट दे डिड वेल एंड दे डिड अप टू 100% रिजल्ट। तो स्टूडेंट वेरी वेरी केयरफुल। अंडरस्टैंड। तो चलिए बात तो बाद में करेंगे। तो और एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि इसको थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दो, और इसको एक एक लाइक भी कर दो, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इसमें हमको बहुत ही मेहनत लगता है। और इसमें हमको आप लोगों का अगर कमेंट मिल जाएगा, आपका अगर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, तो हमको हमको एक मोटिवेशन सा मिलता है, और हम आगे चल के ऐसा वीडियो और भी बना सकेंगे। अंडरस्टैंड। तो चलिए चलते हैं सेक्शन बी की ओर। ये भी ऐसे है, मतलब सारे सेक्शन, मतलब सारा तुम लोगों का जो साइंस का जो जितना भी स्फीयर है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बॉटनी, ये सारे को मतलब वो कवर किए हैं। अंडरस्टैंड। तो क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज कैटेगराइज एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये आंसर है ए।
Now question number 26. Consider the pH value of the following acidic samples. तो इसका आंसर है सी. Study the experimental setup shown in given figure and choose the correct option from the following. ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, इस कौन सा चीज़ का ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो ये तुमको देखना है. हाँ, ये तो ऐसा लगता है कि एक इवापोरेशन रिएक्शन है, तो इसमें ये जो आंसर है डी है. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 28. Which one of the following structures correctly depicts the compound CaCl2? ये कैल्शियम क्लोराइड. तो कौन सा स्ट्रक्चर सही है? ये आंसर है बी. तो आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. द पेयर्स which will show डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आर. कौन सा पेयर है? ये होगा आपका आंसर है सी, 3rd and 4. अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 30. Which of the following salts do not have the water of crystallization? तो आंसर है सी, 2nd and 3rd. नाउ ये जो है क्वेश्चन नंबर 31 से 35 ये केस बेस क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का सिलसिला अभी जारी है, और इसमें ये थोड़ा सा बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और तुम लोगों का जो जजमेंट है, तुम अपने आप को एक जज समझना, और फिर तुमको जज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. ये तो थोड़ा बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चन तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ही गलत हो जाता है स्टूडेंट लोगों का. तो जो भी है दे दिया है, तो देखते हैं इसमें कौन सा सही है. तो क्वेश्चन नंबर 31 है, इसका आंसर है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स. अंडरस्टैंड. तो इसका आंसर होगा सी. इसका मैं स्क्वायर में रिप्रेजेंट करती हूँ स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होने के लिए. तो इसका आंसर है सी. फिर जो है 32 क्वेश्चन. बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. मीथेन गैस कॉम्बाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. इसका भी आंसर होगा सी. अंडरस्टैंड. दोनों का आंसर होगा सी. और 33 जो है इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा, मैं राउंड कर दिया हूँ, डी. ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 33 इसका आंसर होगा डी. और 34 का आंसर होगा आपका ए. 35 का आंसर होगा ए. 35 का आंसर होगा आपका ए. और 34 का आंसर होगा आपका बी. अंडरस्टैंड. ठीक है, फिर आगे चलते हैं. 36. A student was asked to write a stepwise procedure to demonstrate that
carbon dioxide is necessary for photosynthesis. He wrote the following step. The wrongly worded step is मतलब कौन सा wrongly वो लिखे हैं. A. Both potted plants are kept in dark room for at least 3 days. ये मतलब नहीं हो सकता. Understand? Now question number 37. Respiratory structures of two different animals, a fish and a human being, are as shown. जो हम लोग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो ह्यूमन और फिश के बीच क्या डिफरेंस है. फिश जो गिल ये इस्तेमाल करते हैं और हम लोगों का जो लॉन्ग्स में एल्व्यूली है, एल्वोली. तो इसमें क्या अंतर है. इन बोथ द ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट आफ्टर बीइंग ऑक्सीजनेटेड. अंडरस्टैंड. तो ये दोनों का एक ही काम होता है, एक ही मकसद होता है कि जो ब्लड में ऑक्सीजन का सप्लाई कर सके ताकि हम लोगों का जो तमाम सेल जो बॉडी में है वो उसमें वो ऑक्सीजनेटेड रहे और ठीक से काम कर सके. अंडरस्टैंड. क्वेश्चन नंबर 38. Observe the diagram of an activity given below. What does it help to conclude when the person exhale into the test tube? मतलब टेस्ट ट्यूब में जो एक्सेल हम लोग का इनहेलेशन और एक्सेलेशन जारी रहता है तो हम क्या एक्सेल करते हैं. तो हम तो जाहिर है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं. वो लाइम वाटर पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है वो हम देखते हैं. अंडरस्टैंड. फर्मेंटेशन occurs in the presence of कार्बन डाइऑक्साइड. लाइम वाटर जो है उसके ऊपर एक लेवल सा रह जाता है जैसे दूध के ऊपर. तो ये इसीलिए होता है कि उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है. अंडरस्टैंड. 1-2 दिन लाइम वाटर तुम बाहर भी रख दो है तो चूना तो उसमें एक फर्मेंटेशन हो जाता है. तो फर्मेंटेशन मतलब बैक्टीरिया का रिएक्शन हो जाता है. अंडरस्टैंड. नाउ क्वेश्चन नंबर 39. इफ ए लेंस कैन converts the sun rays at a point 20 centimeter away from its optical center, the power of this length is, answer है B minus 2D. Now question number 40. The radius of curvature of a converging mirror is 30 centimeter. At what distance from the mirror should an object be placed so as to obtain a virtual image? तो मतलब मिरर में से कितना डिस्टेंस में रखने से ये एक वर्चुअल इमेज का क्रिएट कर सकता है. तो ये इसका आंसर है सी बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर. अंडरस्टैंड. ना चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के तरफ. द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ए डियर इज मोर एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ए टाइगर. द रीजन फॉर दिस इज मतलब जो हम लोग का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें जो जब खाना जाता है तो ये बियर का जो है उसमें क्यों बड़ा है और टाइगर का क्यों छोटा है. तो इसके बारे में भी आप लोगों का ज्ञान होना चाहिए. देखिए मतलब क्वेश्चन किस तरफ मतलब कितना सोच समझ के इसका आंसर करना चाहिए और क्वेश्चन क्या आ सकता है ये देखो. तो इसमें आपका मतलब जो जनरल कॉमन सेंस है और जो जनरल नॉलेज है और जनरल जो एप्टीट्यूड है ये इसका मकसद ये है कि तुमको पूरा ज्ञान होना चाहिए और उस तुम लोगों का जो नॉलेज है नॉलेज का हॉरिजन जो है एक वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए. तो इसका आंसर है सी प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ व्हील इन इंटेस्टाइन्स. ना चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर. आइडेंटिफाई द टू कंपोनेंट्स ऑफ फेलोम टिश्यूज
दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोजिशन ऑफ फ्लूइड इन प्लांट। उसका दो कंपोजिशन क्या है, सेलिव ट्यूब्स एंड companion cells. Now question number 43. A converging lens forms a 3 times magnified image of an object which can be taken on a screen. If the focal length of the lens is 30 cm, then the distance of the object from the lens is, it is how much? It is d minus 40 cm. और क्योंकि देखो क्वेश्चन में तुम लोगों का सारा जो है डिजिट दे दिया है, तो तुमको फॉर्मूला जो पुट करके उसका आंसर तुमको निकालना है, जो कि डी है। क्वेश्चन नंबर 41. Which of the following statement is not true in reference to the diagram shown above? कौन सा स्टेटमेंट ये सही नहीं है? डायग्राम को देख लो। तो आंसर होगा सी। इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस इक्वल टू डबल द फोकल लेंथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 45, ये भी ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको भी ठीक से देख लो। तो इसका आंसर होगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम ए इज 1.5 एंड दैट ऑफ मीडियम बी इज 1.33। तो इसका आंसर होगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 47, इसका आंसर होगा बी प्लस 2.5 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 48, ये भी देखिए एक मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, उसको थोड़ा देख लो। तो इसका आंसर होगा डी। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, आउट ऑफ द गिवन मेटल्स द वन विच नीड्स टू बी स्टोर यूज किरासिन, मतलब किरोसिन में कौन सा मेटल को हमको रखना चाहिए? तो आंसर है डी। अंडरस्टैंड, डी किरोसिन में रहता है, क्योंकि ओपन एयर में रहने से क्या होता है, वो जल जाता है, ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। तो इसको हम किरोसिन में ही रखना एक अच्छा कदम है। अंडरस्टैंड, वो किरोसिन में ही रखना चाहिए। अंडरस्टैंड। आउट ऑफ द गिवन मेटल द मेटल क्यू इज क्या है? मेटल क्यू क्या है? ये पोटेशियम है। तो देखो तुम लोग का जो है ये जो दो क्वेश्चन है, तुमको पता चल जाए कि इसमें क्यू दिया है और क्यू का मतलब है पोटेशियम। तो सारा क्वेश्चन को थोड़ा एक बार पढ़ लो, क्योंकि एक क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन का आंसर जो है वो छिपा रहता है। अंडरस्टैंड। मेटल व्हिच फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज, ये क्यू है। ये भी मतलब पोटेशियम है। अंडरस्टैंड। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फोर मेटल इज ए। ये आंसर होगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। लंबा सा क्वेश्चन है, थोड़ा ठीक से पढ़ लो। और इसका आंसर होगा बी, टू फिल्टर नाइट्रोजन्स वेस्ट फ्रॉम द डायलाइजिंग सॉल्यूशन। अंडरस्टैंड। ये मतलब कि डायलिसिस चल ही रहा है, बेचारा का किडनी फेल हो गया। अंडरस्टैंड। तो देखो 54, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी? आर्टिफिशियल किडनी का ये
वो ये कौन सा काम नहीं कर सकता है। जो हमको जो किडनी भगवान जो दिए हैं उसका बहुत सारा काम है जो कि एक आर्टिफिशियल किडनी नहीं कर सकता है। टू रिमूव नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, अंडरस्टैंड। नाउ 55, द यूज्ड डायलाइजिंग सॉल्यूशन इज रीच्ड इन, मतलब जो डायलिसिस होता है उसमें एक सॉल्यूशन यूज होता है, तो उसमें क्या होता है, लैम्प, तो आंसर होगा सी। 56, व्हिच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन ह्यूमन किडनी सर्व एज द फंक्शन ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, ये आंसर होगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, ये भी थोड़ा सा पढ़ लो। व्हाट टाइप ऑफ lenses must be L1 and L2, both concave, understand. What is the value and sign of magnification of the image formed by L1, तो आंसर होगा बी, वैल्यू मोर देन 1, understand. 59, what is the value and sign of magnification of the image formed by L2, it is आंसर होगा डी, value is equal to more than 1 and sign negative. Now question number 60, if power of the eyepiece is 5 diopter and it forms an image at distance of 80 centimeter from its optical center, at what distance should the object be, ये आंसर होगा सी। तो ये तमाम क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता चल गया है, तो इसमें आप कितना सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पाए हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे इस चैनल को थोड़ा एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि मैं आगे ऐसे तुम लोगों का बहुत ही यूजफुल लेसन्स देता रहूँगा। और इंग्लिश में भी मैं बहुत सारा क्वेश्चन आंसर में दे चुका हूँ जो कि आने वाले एग्ज़ाम में तुम लोगों का मतलब मस्ट गिरेगा, तो ये तुम सर्च करके देख लेना। और यहाँ का जो मतलब यहाँ भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा और तुम लोग आसानी से उसको पा सकोगे। तो फिर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर forthcoming examination that will be held tomorrow. It is mathematics, and my best wishes to you. Thank you very much. Good night.